कैसे हैं आप सभी? मुझे आशा है आप सभी अच्छे और प्रसन्न होंगे। चलिए आज हम पढ़ते हैं पाठ 14 क्रिया। करते हैं इस पाठ की शुरुआत। चलिए बच्चों, सबसे पहले हम पढ़ते हैं क्रिया किसे कहते हैं। चलिए पढ़ते हैं। क्रिया का अर्थ होता है कार्य का होना या करना। क्रिया के बिना कोई वाक्य पूर्ण नहीं होता। क्रिया को पूरा करने वाला कर्ता कहलाता है। ठीक है, दी गई कविता को पढ़िए व रंगीन शब्दों को समझिए। चलिए पढ़ते हैं। मैं घमंडों में भरा ऐठा हुआ, एक दिन जब था मुंडेर पर खड़ा, अचानक दूर से उड़ता हुआ, एक तिनका आंख में मेरी पड़ा। मैं झिझक उठा हुआ बेचैन सा, लाल होकर आंख भी दुखने लगी। मूठ देने लोग कपड़े की देने लगे, ऐठ बेचारी दबे पांव भागी। ठीक है, उपयुक्त काव्यांश में आए रंगीन शब्द किसी न किसी कार्य के होने की जानकारी दे रहे हैं। ऐसे ही शब्दों को क्रिया कहते हैं। ठीक है, आगे है धातु। धातु किसे कहते हैं? क्रिया मूल धातु है। धातु क्रिया का वह पद है जो किसी क्रिया के प्राय सभी रूपों में पाया जाता है। क्रिया की रचना धातु से होती है, अर्थात क्रिया के मूल शब्द का नाम ही धातु है। कुछ क्रियाओं के धातु रूप इस प्रकार है, जैसे एक तरफ है क्रिया, दूसरी तरफ है धातु। क्रिया है हमारे पास गा ना, धातु है गा। फिर जाना का धातु है जा, आना का आ, चलना का चल, लिखना का लिख और बैठना का है बैठ। फिर उठना का उठ, सुनना का सुन और चीखना है चीख। आगे है क्रिया के भेद। क्रिया का वर्गीकरण दो आधारों पर किया जाता है। पहला है कर्म के आधार पर। कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं, आक्रमक क्रिया और सक्रमक क्रिया। ठीक है, पहला है आक्रमक क्रिया। इन क्रियाओं का फल सीधा कर्ता पर ही पड़ता है, जैसे लड़की भागती है, कुत्ता बैठा है। इन दोनों वाक्यों में भागने और बैठने का फल सीधा कर्ता लड़की और कुत्ते पर पड़ रहा है, अतः ये आक्रमक क्रियाएं हैं। आक्रमक क्रियाओं को कर्म की आवश्यकता नहीं होती। आक्रमक क्रियाओं के अन्य उदाहरण देखिए, जैसे गौरव रोता है, सांप रेंगता है, रेलगाड़ी चलती है तथा शेर दहाड़ता है। आगे है सक्रमक क्रिया। इन क्रियाओं का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़ता है, जैसे बंदर पेड़ की डाल पर झूल रहा है, तो किसकी डाल पर झूल रहा है? सारा कर्म पड़ रहा है डाल पर। उसी तरह सीता गुलाब सूंघ रही है, तो क्या सूंघ रही है? गुलाब। इसी तरह इन दोनों वाक्य में झूलने और तोड़ने का फल बंदर और फूल पर पड़ रहा है। बंदर और फूल कर्म है, इन पर क्रिया का फल पड़ने से, झूलना और तोड़ने से सक्रमक क्रियाएं हैं। ठीक है, आगे है
इन क्रियाओं में कर्म का होना आवश्यक होता है। सक्रियक क्रियाओं के अन्य उदाहरण निम्नलिखित हैं। पहला, कविता फल खाती है। सुरेश मिठाई खाता है। नंबर 2, मैं लेख को लिखता हूँ। और आगे है, भंवरा फूलों का रस पीता है। आगे सक्रियक क्रिया के भेद। सक्रियक क्रिया के 2 भेद होते हैं, एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया। एक कर्मक क्रिया है वाक्य में ऐसी क्रिया जिसके साथ केवल एक कर्म का प्रयोग होता है, उसे एक कर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे बिल्ली ने चूहा पकड़ लिया है। नंबर 2, नौकरानी झाड़ू लगा रही है। इन वाक्यों में रंगीन शब्द कर्म है। प्रत्येक क्रिया के साथ केवल एक ही कर्म आया है, अतः ये एक कर्मक क्रियाएं हैं। नंबर 2 है द्विकर्मक क्रिया। वाक्य में ऐसी क्रिया जिसके साथ 2 कर्म का प्रयोग होता है, उसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे सुधीर ने गाय को रोटी दी। किसको रोटी दी? गाय को। आगे, राहुल माता जी को पत्र लिख रहा है। इन वाक्यों में रंगीन शब्द कर्म है। प्रत्येक क्रिया के साथ 2 कर्म प्रयोग किए गए हैं, अतः ये द्विकर्मक क्रियाएं हैं। ठीक है। आगे है अपूर्ण क्रिया। कई बार वाक्य में क्रिया के होते हुए भी उसका अर्थ स्पष्ट नहीं हो पाता। ऐसी क्रिया अपूर्ण क्रिया कहलाती है। जैसे गांधी जी थे, तुम हो, मैंने करीम को बना लिया। इन वाक्यों में थे, हो और बना लिया क्रियाएं होने पर भी उनका अर्थ स्पष्ट नहीं हो रहा। ये तीनों क्रियाएं अपूर्ण क्रियाएं हैं। पहला, गांधी जी राष्ट्रपिता थे। तुम बुद्धिमान हो, मैंने करीम को अपना मित्र बना लिया। इन वाक्यों में क्रमशः राष्ट्रपिता, बुद्धिमान और मित्र शब्दों के प्रयोग से स्पष्टता आ गई। ये सभी शब्द क्या है? पूरक है। अपूर्ण क्रिया के अर्थ को पूरा करने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, उन्हें पूरक कहते हैं। प्रयोग के आधार पर क्रिया के निम्नलिखित 5 भेद होते हैं। पहला है सामान्य क्रिया। क्रिया के रूप जो भाषा में रूढ़ शब्दों की तरह प्रयोग किए जाते हैं, वह सामान्य क्रिया कहलाती है। जैसे आप आए, वह नहाया। दूसरा है संयुक्त क्रिया, जहां 2 या 2 से अधिक क्रियाओं का साथ साथ प्रयोग हो, वे संयुक्त क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे सविता महाभारत पढ़ने लगी, वह खा चुका। और नंबर 3 पर है, वह मेरा हृदय दुख से भर गया। उसके बाद है नाम धातु क्रिया। संज्ञा, सर्वनाम अथवा विशेषण शब्दों से बने क्रियापद नाम धातु क्रिया कहलाते हैं। जैसे हथियाना, शर्माना, अपनाना, लजाना, चिकनाना, झुटलाना आदि। आगे है प्रेरणार्थक क्रिया, जिस क्रिया से यह पता चलता है कि कर्ता स्वयं कार्य को न करके किसी अन्य को उस कार्य को करने की प्रेरणा देता है, वह प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। ऐसी क्रियाओं के 2 कर्ता होते हैं। नंबर 1 है प्रेरक कर्ता
प्रेरणा प्रदान करने वाला प्रेरक कर्ता कहलाता है। दूसरा प्रेरित कर्ता, प्रेरणा लेने वाला, जैसे श्यामा राधा से पत्र लिखवाती है, तो ये हो गया हमारा प्रेरित कर्ता। ठीक है, आगे है पूर्वकालिक क्रिया। किसी क्रिया से पूर्व यदि कोई दूसरी क्रिया प्रयुक्त हो तो वह पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। जैसे मैं अभी सोकर उठा हूं। ठीक है, प्रस्तुत उदाहरण में उठा हूं क्रिया से पूर्व सोकर क्रिया का प्रयोग हुआ है अतः सोकर पूर्वकालिक क्रिया है। ठीक है, विशेष पूर्वकालिक क्रिया का या तो क्रिया के सामान्य रूप से प्रयुक्त होती है अथवा धातु के अंत में कर अथवा करके लगा देने से पूर्वकालिक क्रिया बन जाती है। ठीक है, तो बताओ बच्चों, आपने इस पाठ से क्या सीखा? तो हमने सीखा जिन शब्दों से किसी कार्य के करने या होने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं, सक्रियक क्रिया और अक्रियक क्रिया। प्रयोग रचना के आधार पर क्रिया के 5 भेद होते हैं, सामान्य धातु, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रणार्थक क्रिया और नंबर 5 पर है पूर्वकालिक क्रिया। ठीक है, इस तरह बच्चों यह पाठ समाप्त होता है। मुझे आशा है कि आप सभी को भी यह पाठ समझ आया होगा। धन्यवाद।